तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत करते हैं हमारी नई वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ ऐसे ही मजेदार एपिसोड और नई नई मांगा सीरीज मानव एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए इस सीरीज के पहले पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि एक समय पर बहुत ज्यादा परफेक्ट मैन हुआ करता था और काफी ज्यादा हैंडसम और काफी ज्यादा टैलेंटेड बंदा था इस पूरी दुनिया में साइंटिस्ट फील्ड में। और एक समय पर ऐसा आता है कि यह एक बहुत ही खतरनाक एक्सपेरिमेंट करने में लगा हुआ था। तभी एक छोटा सा एक्सीडेंट के कारण हमारे एमसी के यानी कि मेन कैरेक्टर का जो चेहरा था वो पूरी तरीके से बिगड़ चुका था और उसे कोई भी पहचान नहीं पा रहा था। इसका चेहरा इतना ज्यादा खराब हो चुका था कि कोई भी लड़की उसे भाव देने के लिए तैयार नहीं थी और उसकी बाकी की जो जिंदगी थी उसने पूरी जिंदगी वाइफ ढूंढने में निकाल दी, लेकिन कोई भी इसे अपनाने को तैयार नहीं था। और हमारा एमसी इस दुनिया के बारे में कुछ फैक्ट्स बताता है कि तुम्हारी इस दुनिया में तभी वैल्यू होगी अगर तुम्हारा जो चेहरा है वो काफी अच्छा दिखता हो या फिर तुम काफी हैंडसम दिखते हो। और जिन लोगों का चेहरा जितना ज्यादा अच्छा नहीं होता है, जो लोग हैंडसम नहीं होते हैं, उन्हें प्यार पाने का कोई हक नहीं है जब तक उनके पास पैसा ना हो। ऐसा हमारे एमसी के द्वारा कहा जा रहा है कि अगर उनके पास अगर पैसा है तो भले ही वो इतने ज्यादा हैंडसम नहीं है लेकिन उन्हें फिर भी प्यार मिलेगा दूसरों के द्वारा। लेकिन कुछ ऐसा भी समय आता है अगर तुम कुछ ज्यादा ही अगली हो और तुम्हारा चेहरा बहुत ज्यादा ही खराब हो और भले ही तुम्हारे पास दुनिया की दौलत क्यों ना हो तब भी कोई भी लड़की तुमसे प्यार नहीं करने वाली, कोई भी तुम्हें पहली बात तो चांस ही नहीं देना चाहेगी। और इसी तरीके से जिस तरीके से हमारा मेन कैरेक्टर का चेहरा बिगड़ चुका था तो इसे इस बात से उम्मीद हार चुका था कि अब इसे कोई लड़की अपनाएगी। तो इसने एक डिसीजन लिया अपनी लाइफ में और सोचा कि अब मैं सभी को अपने टैलेंट से खुश करूंगा। अगर पैसा काम नहीं कर रहा है तो मुझे अपने टैलेंट का इस्तेमाल करना होगा। और इसने अपनी लाइफ की 20 सालों तक ऐसी जगह पर वर्क किया है डॉक्टर के तौर पर जहां पर हमेशा युद्ध छिड़ा रहा करता था और दो कंट्रीज के बीच में हमेशा वॉर चला करती थी। और उस समय के दौरान इसने दिन और रात में हर समय ऑपरेशन किया करता था बिना छुट्टी के और बिना आराम किए। और इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसे काफी ज्यादा पुरस्कार और काफी ज्यादा सम्मान दिया गया और पूरी की पूरी दुनिया ने इसके काम को पहचाना। लेकिन फिर भी इस दुनिया में कोई भी ऐसी लड़की नहीं थी जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को प्यार करती हो या फिर कोई इच्छा जगाए और इसके नजदीक भी नहीं आना चाहती। भले ही ये चाहे कितनी भी मेहनत कर ले और कितना ही पैसा कमा ले, लेकिन अगर इसका चेहरा बिगड़ा हुआ है तो कोई भी लड़की इसे भाव नहीं देने वाली। और इसकी लाइफ में बस एक ही सपना था जो अभी तक ये पूरा नहीं कर पाया है, वह एक अच्छी वाइफ ढूंढना। तभी नेक्स्ट सिनेमा में एक बड़ी सी मिसाल को दिखाया जाता है जो कि उन कैंप्स की तरफ बढ़ रही होती है जहाँ पर डॉक्टर्स वगैरह ऑपरेशन करते हैं, इलाज करते हैं सैनिकों का। और जो हमारा एमसी होता है वो उस समय पर ऑपरेशन थिएटर में किसी का ऑपरेशन करने में लगा हुआ है और पीछे मुड़कर देखता है तो सभी लोग चिल्ला रहे होते हैं कि एक मिसाइल हमारी तरफ आने में लगी हुई है। और उस मिसाइल को देखने के बाद जितनी भी सारी की सारी उम्मीदें होती है वो हमारी हीरो की वहीं पर खत्म होती है। और वो कहता है क्या मैं ऐसे ही मरने वाला हूँ, आखिरकार मैं इस जगह से फ्री होने वाला हूँ, ये लाइफ तो मेरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं गुजरी। और वहीं पर वह मिसाइल गिर जाती है और एक जोरदार धमाका होता है जिसके कारण उसके सामने इतना भी सामान हो जाता है वह वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। और हमारा एमसी मरते मरते सोचे लगता है और कहने लगता है कि अगर मेरा दोबारा पुनर्जन्म होता है तो मैं किसी ऐसी जगह पर और किसी अच्छे चेहरे के साथ जन्म लेना चाहूंगा और सबसे ज्यादा हैंडसम बंदा बनना चाहूंगा ताकि मैं सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की के साथ शादी कर सकूं और अपना जीवन गुजार सकूं। और इसी धमाके के साथ वहां पर हमारे एमसी की कहानी खत्म होती है। रुको 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 गाइस, आप कहाँ जा रहे हो? असली कहानी तो अब स्टार्ट होगी। तभी हमें कुछ लाइट्स को दिखाया जाता है और एक दूसरी जगह का सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बंदे की आंखें खुलती दिखाई जाती हैं जो कि एकदम से शॉक होता है और वो अपने आप को कहीं एक अलग ही जगह पर पाता है। और वो अपने आप को जब चारों तरफ देखता है तो वो वहाँ पर नहीं था और हमें पता चलता है ये बंदा और कोई नहीं बल्कि हमारा वही एमसी है जो अभी कुछ देर पहले मारा गया था, वो भी एक मिसाइल के धमाके से। और उठने के बाद वह चारों तरफ देखता है और कहने लगता है अपने आप से आखिरकार मैं कहाँ पर हूँ? क्या अभी अभी मेरे सामने एक मिसाइल नहीं फटा था और मेरी बॉडी की चीथड़े नहीं उड़ गए? तो मैं ये कहाँ पर आ गया? और जब वह अपने कपड़े देखता है तो समझ में नहीं आ रहा होता और कहने लगता है कि आखिरकार मैं ये किस तरह के कपड़े पहने हुआ हूँ। और वो चलते फिरते मिरर के पास जाकर चेक करने लगता है और जब वह अपने आप को मिरर में देखता है तो उसको मुंह फटा का फटा रह जाता है और फिर अपने आप को देखने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराता है। और हमें दिखाया जाता है कि ये जो बंदा है वो इतना ज्यादा हैंडसम होता है कि लड़कियां तो वैसे ही इस पर मर जाएंगी। खैर वो बात अलग है कि आगे मरेंगी या नहीं मरेंगी, और वो तो अभी आगे चल के पता चलने वाला है। और हमें पता चलता है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर का जिसकी पिछली लाइफ में इसका चेहरा पूरी तरीके से खराब था, अब वह एक नई लाइफ के साथ एक नई बॉडी में इसका पुनर्जन्म हुआ है। और इसका जो फेस है वो इतना ज्यादा हैंडसम है कोई भी कह नहीं सकता और सभी लोग इसकी तारीफ ही करेंगे। और इसको जानने के बाद ये कतई इसके मन में लड्डू पूरे लगते हैं, वो डेयरी मिल्क वाले। और कहता है मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता कि जो मेरी मरते हुई आखिरी इच्छा थी वह पूरी हो गई।
क्या सच में ये हैंडसम चेहरा मेरा ही है या फिर मैं कोई सपना देखने में लगा हुआ हूँ? खैर, इसमें कुछ भी सरप्राइजिंग जैसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं इसके बारे में ध्यान से सोचूं तो आखिरकार मैंने अपनी पूरी पिछले जन्म में इतनी ज्यादा मेहनत की है और इतने ज्यादा अच्छे कर्म किए हैं, तो इसके बदले में मुझे अच्छा चेहरा मिल जाए कुछ ज्यादा नहीं है ये, और मैं डिजर्व करता हूँ अपनी मेहनत के लिए, ऐसा हमारे एमसी का कहना है। और तभी इतना सोचने में लगा ये होता है, तभी उसके सर में अचानक से बहुत ज्यादा तेज से दर्द होने लगता है और हमें पता चलता है कि इसकी असली ओनर, उस बॉडी की जो ओनर की मेमोरीज थी वो हमारे मेन कैरेक्टर के साथ मर्ज होना स्टार्ट हो गई है। और वो मन में सोचते कहने लगता है कि इस बॉडी की जो रियल ओनर था उसकी मेमोरीज मेरे माइंड में आ रही है, और इतनी ज्यादा एक साथ मेमोरीज आने के कारण थोड़ा सा पेन भी होता है। और हमें पता चलता है इस बॉडी के असली ओनर के बारे के पास्ट के बारे में बताया जाता है कि इस बॉडी का ओनर है, उसका जो नाम था वो मेरे ही नाम की तरह हुआ करता था, और सभी के सभी लोग इसे वीक और लूजर कहा करते थे, जो कि अगर एक मुर्गी से भी फाइट करे तो वह जीत नहीं सकता, और सभी लोग इसकी बुराई किया करते थे। और ये स्कूल में जाकर 10 सालों से पढ़ने में लगा हुआ है, लेकिन इसका दिमाग इतना ज्यादा खराब है कि वह एक भी बार ढंग से पास नहीं हुआ और इसने एक भी क्लास में ठीक से परफॉर्म नहीं किया है, और अंत में आकर स्कूल वालों ने इसे स्कूल से बाहर निकाल दिया। इसको खाना खिलाना जानने की खाने की बर्बादी करना है। और ये बात अगर जब हमारे एमसी को पता चलती है तो वो इस बेवकूफ को कहता है कि ये इस बेवकूफ को देखो तो जरा, इसके पास इतना ज्यादा हैंडसम चेहरा है लेकिन फिर भी इसने दूसरों को इतना ज्यादा इरिटेट कर दिया है कि ये इससे इतनी ज्यादा नफरत करते हैं। मुझे इस बात पर भरोसा नहीं होता, और तो और इस बात पर ही मुझे भरोसा नहीं होता कि 2 साल पहले जिस लड़की को इस लड़की ने देखा था वो उस लड़की के चक्कर में अभी भी पड़ा हुआ है, और इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड था कि वो उसे भूल नहीं पाया। और जिस लड़की के प्यार में ये पड़ा था वह जू फैमिली की डॉटर थी, इसलिए उस लड़की के लिए ये काफी आसान था कि इस गरीब लड़के को इसने अपने हस्बैंड के तौर पर हायर कर लिया। कह सकते हो ये चाइनीज मंगा है तो समझ जाना। भले ही जो लड़की थी वो एक नंबर की पागल थी और एक बीमारी से गुजर रही थी, और इसके घर वालों ने भी इसकी शादी इसलिए कर दी थी ताकि इसकी बीमारी का इलाज हो सके। और ये नहीं पता हमें कि बीमारी क्या थी, लेकिन हाँ बीमार थी इतना पता है। और जू फैमिली की डॉटर की शादी इसके साथ होने के बाद वो डॉटर थी जो लड़की थी वो ठीक भी हो गई, ये ट्रिक काम भी कर गई, और उसी समय से शेल लांग का सभी लोगों ने मजाक उड़ाना चालू कर दिया था। यहाँ तक कि जू फैमिली के जो सर्वेंट थे वह भी उन्होंने भी उसे बुरी तरीके से बुली करना चालू कर दिया था, और उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि उस घर में जाने के बाद इसके साथ जानवरों की तरह व्यवहार किया जाता है। लेकिन पता नहीं क्यों इसकी किस्मत इतनी ज्यादा अच्छी थी कि जो उसकी वाइफ थी, उसकी जो फैमिली थी, उन्होंने इस पर दया दिखाई और अपने सर्वेंट्स को डांटा ताकि वे इसे बुली ना करें। भले ही इन दोनों की शादी हो चुकी है लेकिन दोनों के दोनों हस्बैंड एंड वाइफ की तरह बिल्कुल भी नहीं रहते। और बात करें शेल लांग की तो वो अपनी वाइफ का चेहरा देखकर ही अपनी लाइफ में खुश है। इसे कहते हैं गाइस अंधा प्यार। लेकिन पता नहीं कैसे आधा महीने पहले की बात है कि ये बंदा यानी कि शेल लांग अचानक से बहुत ज्यादा बुरी तरीके से बीमार पड़ गया था, और जू क्वाई ने अपने हस्बैंड को ठीक करवाने के लिए इस सिटी का सबसे ज्यादा बेस्ट डॉक्टर इसके पास लेकर आई ताकि वह इसकी बीमारी का इलाज कर सके। लेकिन सभी डॉक्टरों ने अपने हाथ खड़े कर दिए और इसे ठीक नहीं कर पाए, और लगता है कि आज वह दिन है जब यह बंदा मारा गया। और जब मैं अपने रियल वर्ल्ड में मारा गया तो जो मेरी सोल थी वो इसकी बॉडी में आकर घुस चुकी है, अब से यह बॉडी मेरी हुई। और अचानक से खुश हो जाता है और चिल्लाते कहने लगता है कि इसका मतलब ये हुआ कि मैं एक अमीर फैमिली का सन इन लॉ हूं। मुझे इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भगवान जो आपने मेरी इच्छा इतनी जल्दी पूरी कर दी। एक वाइफ ढूंढते ढूंढते मैं परेशान हो चुका था अपनी पुराने लाइफ में, और आपने मुझे इस दुनिया में आते ही एक वाइफ दे दी। और इतना ज्यादा खुश हो ही रहा होता है तभी अचानक से बाहर से दरवाजे की खटखटाने की आवाजें आती हैं और किसी को अंदर आने की आवाज सुनाई देती है। इसको देखकर वह सरप्राइज हो जाता है और पीछे मुड़कर देखता है। यहाँ पर कुछ लोग बात करने में लगे हुए होते हैं और कह रहे होते हैं क्या शेल लांग मर चुका है। तभी दूसरा बंदा कहने लगता है जब बंदी आगे चल के पता चलेगा, और वो कहने लगता है कि आखिरकार इसे मर जाना चाहिए काफी समय पहले। वैसे तो आखिरकार ये हमारे जू फैमिली के सन इन लॉ के तौर पर शर्मनाक वाली बात है और कुछ भी नहीं। तभी हमें 2 चमचियों को दिखाया जाता है जो कि आपस में बात कर रही होती हैं। उनमें से एक कहने लगती है कि सच में इस बंदे ने हमारी जू फैमिली की जो डॉटर थी उसकी मदद की है इसको ठीक करने में। लास्ट टाइम मैंने उस लड़की को यानी कि जू फैमिली की डॉटर को कुछ दवाइयां लेती हुई भी देखा था। ये बात सुनने के बाद जो लोली टाइप से दिखने वाली मेड होती है वो दूसरी लड़की से कहने लगती है कि तुम्हें यहाँ पर बकवास करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ये बात पता होना चाहिए कि जो जू फैमिली इस बारे में बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। चलो अंदर जाकर देखते हैं और क्या यह बंदा मर चुका है या फिर नहीं मर चुका। और वे उस दरवाजे को खोलते हैं, और जैसे ही वे दरवाजे खोलते हैं तो वो अचानक से किसी चीज को देखकर शॉक हो जाते हैं, और हमें दिखाया जाता है कि जो और कोई नहीं बल्कि में शेल लांग होता है जो कि उनके सामने खड़ा होता है बिल्कुल चंगी हालत में। और इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि ये कभी बीमार था ही नहीं। और इसको देखने के बाद उस मेड की आंखें फटी की फटी रह जाती है और मुंह फटा का फटा रह जाता है और उसके पसीने छूट जाते हैं, और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है। और दोनों के दोनों वहीं पर जोरों जोरों से चिल्लाना चालू कर देते हैं और एकदम से बहुत ज्यादा शॉक होते हैं। और जब इस बंदे को जिंदा देखते हैं तो वो जोर से चिल्लाते हैं ये बंदा मरा क्यों नहीं है, ये तो अभी भी जिंदा है। और इतनी ज्यादा जोर से चिल्ला
चिल्लाते हैं कि वहाँ के जितने भी लोग होते हैं वे जय आवाज सुन लेते हैं। और शेरलांग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है। और वो क्या लगता है, क्या ये मजाक कर रहे हैं, क्या ये मुझे मारने की कोशिश करने में लगे थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जू फैमिली का शामिल न होना मेरी किस्मत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब मुझे क्या करना चाहिए। और इसके डर के मारे पसीने छूटने लगते हैं। और तभी वे अपने सर को पकड़कर सोचने लगता है और कहने लगता है कि अब मेरे माइंड में कुछ ना कुछ तो बातें आने में लगी हुई हैं। लगता है मुझे कुछ और याद भी करना जरूरी था। और धीरे धीरे करके उसकी जो बात की जो मेमोरीज थी वो भी वापस आने लगती है। लेकिन जैसे ही वो अपनी कॉन्शियस यानी कि अपनी अंतरात्मा में घुसता है, तभी उसका जो लैपटॉप होता है वह उसके सामने आ जाता है। जिस लैपटॉप को देखने के बाद वह कहीं शॉक हो जाता है और कहने लगता है ये तो मेरा कंप्यूटर है जो मैं वहाँ पर छोड़ के गया था। बल्कि मैं इतना ही नहीं, मेरी जो आंखें हैं वो भी पहले की तरह नहीं है, वो भी टोटल बदल चुकी हैं। और तभी हमें उसकी आंखों में एक चमक दिखाई जाती है। वह अपनी आंखों का इस्तेमाल कर जिस भी चीज को देखता है उस चीज को वह स्कैन कर उसकी डिटेल्स उस कंप्यूटर के द्वारा उस लैपटॉप के द्वारा उसके दिमाग तक पहुंचा दी जाती है। और वह किसी भी चीज की जानकारी हासिल कर सकता है अपनी उन आंखों के द्वारा। और एक्सरे की तरह भी इस्तेमाल कर सकता है उसको। ये बात देखने के बाद वह कहीं शॉक हो जाता है और कहने लगता नहीं, ये तो एक्सरे इफेक्ट है। क्या ऐसा हो सकता है जो एक्सरे मशीन थी उसका इफेक्ट मेरी आंखों पर पड़ गया है जिस समय पर वह ब्लास्ट हुआ था। आखिरकार ये सब क्या चल रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। क्या जिस मशीन पर मैं काम करने में लगा होता मेरा लैपटॉप और वह एक्सरे मशीन मेरे साथ टाइम ट्रेवल कर यहाँ पर आ गई है। अब जबकि ये दोनों की दोनों चीजें मेरी बॉडी के अंदर है, तो क्या मैं इन दोनों को कंबाइन कर सकता हूँ। और वह दोनों को दोनों चीज को कंबाइन कर देता है। और जैसे ही उसका इस्तेमाल करता है तो वो एक प्रोक्लिन ग्लास पर देखता है और उसमें सारी सारी डिटेल्स वहाँ पर आ जाती है। उसके अनुसार इसकी डिटेल्स 15 साल का ये पुराना है, कैबिनेट है, मटेरियल रोजवुड है, वेट 157 kg है। अब ये बात पता चलती है हमारे मेन कैरेक्टर को, भाई ये तो कभी मजा आ गया। और कहता है ये तो काफी इंटरेस्टिंग बात है। और ये सब अपने कंप्यूटर अपने सिस्टम को चेक करने में लगा हुआ ये होता है। सिस्टम नहीं कह सकते, इसका कंप्यूटर कह सकते हैं। तभी अचानक से उसके कमरे का दरवाजा खुलता है और बाहर से आवाज आती है, शेरलांग मैंने सुना है कि तुम्हें होश आ चुका है। मैं ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा खुश हूँ। और अंदर बाहर से एक लड़की को आते हुए दिखाया जाता है। ये बात सुनने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो मन में सोचते क्या लगता है कि ये मेरी वाइफ नहीं थी। और तभी जब अपनी वाइफ की तरफ देखता है तो हम उसके गुब्बारों का साइज भी उसके कंप्यूटर के द्वारा उसे बता दिया जाता है। उसका साइज होता है 36D। यहाँ पर उसकी जो वाइफ है वो शेरलांग के सामने आती है और उससे कहलकते हैं मैं तुम्हारे बारे में काफी ज्यादा चिंता करने में लगी हुई थी। और एकदम से मतलब उसका चेहरा काफी ज्यादा सरप्राइजिंग वाला होता है कि वह सच में इसकी परवाह कर रही हो ऐसा लग रहा है। वो तो हमें आगे चलकर पता चलेगा कि सच में परवाह है या फिर मजाक। और जब शेरलांग अपनी वाइफ को देखता है तो वो कभी शॉक हो जाता है क्योंकि जो सिस्टम होता है उसे बताने लगता है कि ये तुम्हारी वाइफ है और इसका नाम जू कुआन है। और कहने लगता है ये बंदी तो वाकई में बहुत हॉट है यार, मुझे तो इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि मैं दूसरी दुनिया में आने के बाद मुझे इतनी ज्यादा हॉट और इतनी ज्यादा बवाल वाइफ मिल जाएगी। और तभी जो उसकी वाइफ होती है वो अपने साथ उस डॉक्टर को लेकर आई हुई होती है और वो उस डॉक्टर से कहने में लगी हुई होती है, डॉक्टर आप जाइए देखिए शेरलांग को क्या वह ठीक है। और थोड़ी देर बाद जो डॉक्टर होता है वो शेरलांग का चेकअप करने लगता है। जब वह उसकी नर्व चेक करता है तो वो कभी शॉक हो जाता है और डॉक्टर को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि चल क्या रहा है। और ये जानने के बाद उस डॉक्टर के पसीने छूट जाते हैं और घबराते हुए उस शेरलांग की वाइफ से कहने लगता है कि इसकी बॉडी तो पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है। ये बात सुनने के बाद उसकी जो वाइफ होती है शेरलांग की वो काफी तो गुस्सा हो जाती है और दांत बिस्ताने लगती है और गुस्से में कहने लगती है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, कल तक तो ये बहुत ज्यादा बुरी तरीके से बीमार था, तो ये अचानक से ठीक कैसे हो गया। अब हमें इसका असली चेहरा दिखाया जाता है। इससे हमें पता चलता है कि ये सच में अपने हस्बैंड यानी कि शेरलांग को मारना चाहती थी। और जब इसको पता चल चुका है इसका हस्बैंड तो पूरी तरीके से ठीक हो चुका है, तो ये बात जानने के बाद इसके दिमाग की सटक चुकी है और हमें इसका असली चेहरा दिखाया जा रहा है। तो जो भी लोग सोच रहे थे कि ये अच्छी है तो भूल जा भाई, ये अच्छी ना है। और इतना ज्यादा गंदा और बेकार चेहरा दिखाने के बाद सबसे पहले तो वे अपने इमोशनल पर कंट्रोल करती है और फेशियल एक्सप्रेशन पर, और एक्टिंग करते हुए शेरलांग की तरफ मुड़कर देखती है और कतई क्यूट सा चेहरा बनाती है और कहने लगती है। ये खबर सुनने के बाद मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा कि तुम ठीक हो शेरलांग, ये तो वाकई में एक गुड न्यूज है। और जब शेरलांग को पता चलता है कि ये इतनी ज्यादा अच्छी तरीके से एक्टिंग करती है तो शेरलांग भी काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है और कहने लगता है जरा इस भूतनी को देखो तो जरा कितनी ज्यादा एक्टिंग करने में लगी हुई है, अभी अभी तो अपना चेहरा दिखा रही है अपना असली रूप। और तभी वो उस डॉक्टर से कहने लगती है उसकी वाइफ की, क्या तुम आप यहाँ से जा सकते हो डॉक्टर ली, मुझे अपने हस्बैंड के साथ अकेले में यहाँ पर कुछ बातें करनी है। और वह डॉक्टर वहाँ से जाने के लिए मान जाता है और वहाँ से चला जाता है और दरवाजा बंद हो जाता है। तभी ज़ूकैन शेरलांग के पास आती है और उससे कहने लगती है, शेरलांग मुझे ये जानकर काफी अच्छा लगा कि तुम पूरी तरीके से ठीक हो चुके हो, मैं तुमसे सच्ची सच्ची कह रही हूँ, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तभी जो हमारा एमसी होता है वो टोटली कंफ्यूज होता है और काफी ज्यादा शॉक होता है और मन में सोचते कहने लगता है इस तरीके की एक्टिंग देखने के बाद जिस ज़ूकैन को मेरी इस बॉडी के असली ओनर की जो मेमोरीज है उसके अनुसार जो मेमोरीज है वो ज़ूकैन तो पूरी तरीके से डिफरेंट है। इसको देखकर तो मैं साफ साफ बता सकता हूँ कि ये लड़की एक नंबर की झूठी फ्रॉड और फेक है और इसकी एक्टिंग लेवल तो नेक्स्ट लेवल है, इसे तो ऑस्कर मिलना चाहिए एक्टिंग में। मैं चाहे इतनी कोशिश करूँ कि इसके बारे में ना सोचूं, लेकिन मेरे दिमाग में फिर भी एक ही ख्याल आता है कि जो मेरी बीमारी थी इस बॉडी के ओनर की वो किस तरीके से मारा गया, तो मेरे ख्याल सिर्फ एक ही ख्याल आता है मेरे दिमाग में
कि मेरी बीमारी से इस लौंडिया को कुछ ना कुछ तो लेना देना है और इसी लौंडिया के द्वारा मुझे बीमार किया गया था और इसके कारण इस बॉडी का जो असली ओनर है वह मारा गया है। लेकिन वह इस बात को उसके सामने डायरेक्टली नहीं रखता है और कहने लगता है मुझे भी तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा। तभी ज़ुईक्वान चैन की सांस लेती है और उसे बुलाती है शेनलांग को और उसके नजदीक आते उससे कहने लगती है कि तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं वो तुम्हें काफी मिस कर रहे हैं और वह काफी बार तुमसे मिलने के लिए इस घर में आए हैं और वे तुम्हें वापस आते हैं। यहाँ तक कि तुम्हारी जो मॉम थी उन्होंने भी घुटनों के बल टिककर मुझसे भीख मांगी ताकि मैं तुम्हें उनको वापस कर दूं। और भाई इस न्यूज को तुझे ऐसे बता रही है जैसे कि ये एक नंबर की चुड़ैल है। अब इसका व्यवहार तो आप सभी को पता चल ही गया होगा। ये बात सुनने के बाद जो हमारा एमसी होता है वो कहीं शॉक हो जाता है और कहने लगता है अबे तेरी ये क्या है, और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और उसकी जो मेमोरीज होती है उसके अनुसार ये बंदा एक नंबर का बेवकूफ है और मन में सोचते कहने लगता है एमसी की सभी के आंखों में मैं एक नंबर का बेवकूफ हूँ तो ये मेरे लिए बेटर लगा कि मैं बेवकूफ की तरह की हरकतें करूँ और इसकी बातों पर ज्यादा ध्यान ना दूं और वो बेवकूफी की तरह ही हरकतें करना चालू कर देता है। तभी उसकी जो वाइफ होती है वो पीछे तरफ मुड़ कर देखती है और इसका इस तरीके से रिएक्शन देखने के बाद मन में सोचते कहने लगती है ये लड़का तो वाकई में बेवकूफ है, हम इसका कुछ भी नहीं कर सकते। इतनी ज्यादा सिंपल हिंट में इसे देने में लगी हुई हूँ लेकिन इसे फिर भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तभी इन दोनों के बीच की बातें चल रही होती है तभी बाहर से कोई लड़का आता है और दरवाजे में लात मारकर अंदर घुसने लगता है और वो लड़का अंदर आने के बाद चिल्लाने लगता है और कहने लगता है ये बेवकूफ कहीं का, क्या ये बिल्कुल भी समझ नहीं सकता कि आखिरकार तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो। तभी हमें हमारा जो एमसी है वो अपने कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है। इस बंदे को स्कैन करने के बाद इसकी जो डिटेल्स होती हैं वो उसकी आंखों के सामने आ जाती है और हमें बताया जाता है इसका नाम जांग जिन है तो हम इसे जिन कहेंगे और जांग चोंग का बेटा है ये और इसकी जो उम्र है वो 24 साल है। तभी जो जिन होता है वो हमारे एमसी की वाइफ के पास आता है और उसे चुम्मा चाटी करने लगता है उसी के सामने। इससे हमें पता चलता है कि ये जो वाइफ है वो तो कहीं यार बवाल निकली, ये तो किसी और लौंडे के साथ मस्ती मजाक कर रही है। और तभी जिन चिल्लाता है हमारे एमसी पर, चिल्लाते कहने लगता है कि आज से और अभी से ये मेरी वाइफ है, आई मीन मेरी फियांसे है, तो तुम इस पर नजर भी मत डालना। क्या ये बात तुम्हारे भेजे में घुसी क्या? तुम्हारा जो काम था वह खत्म हो चुका है, अब तुम अपनी फैमिली में वापस जा सकते हो। अब से ज़ू क्वीन सिर्फ मेरी है, मेरी। अब ये तुम्हारे लिए बेटर होगा कि तुम अपनी फैमिली के पास वापस चले जाओ, जिससे पहले कि मैं लात मारकर तुम्हें यहाँ से भगा दूं। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी कतई कंफ्यूज होता है और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। और जब इसे यह बात पता चलती है कि इसकी वाइफ ने तुझे धोखा दे दिया है तो मन में सोचते कहने लगता है कि मुझे इस दुनिया में आए हुए आधा दिन भी नहीं हुआ और भाई साहब यहाँ तो मेरा डिवोर्स भी हो गया। क्या ही गांडू किस्मत है मेरी। और पास्ट मेमोरीज के बारे में सोचते कहने लगता है कि जिस समय पर ये लड़की बहुत ज्यादा बीमार थी जाने की ज़ुईक्वान, तब यहाँ पर कोई भी ऐसा लड़का नहीं था जो कि इससे शादी करने के लिए तैयार था। सिर्फ एक शेनलांग ही ऐसा बेवकूफ था जो कि इससे शादी करने के लिए तैयार था। लेकिन शादी करने के बाद जब से इसका जो बीमारी है वो ठीक होने लगी है और इसकी मेंटल स्टेट वापस से ठीक होने लगी है, तभी से इसका जो बिहेवियर है वो टोटली 360 डिग्री का टर्न ले लिया है, पूरी तरीके से चेंज हो गई है। और तभी ज़ुईक्वान शेनलांग के बगल में बैठती है और मासूम से चेहरा बनाने के बाद शेनलांग के साथ एक्टिंग करते हुए उससे कहने लगती है मुझे माफ कर देना शेनलांग, मुझे पता है कि तुम काफी अच्छे बंदे हो लेकिन हम दोनों के बीच में कोई भी मेल नहीं बनता और तुम्हें मैं किसी प्रकार की कोई भी चोट नहीं पहुंचाना चाहती और ना ही तुम्हें हर्ट करना चाहती हूँ। ये बात सुनने के बाद शेनलांग काफी गुस्सा होता है लेकिन उनसे कुछ कह भी नहीं सकता क्योंकि अभी ये काफी कमजोर है, उनसे फाइट भी नहीं कर सकता। और मन में सोचते कि लगता क्या तुम मेरे साथ मजाक करने में लगी हुई हो, तुम कह रही हो कि तुम मुझे चोट नहीं पहुंचाना चाहती हो, हर्ट नहीं करना चाहती हो, वाकई में तुम मेरे साथ गंदा मजाक कर रही हो और अब तो तुम्हारी फैमिली से भी मुझे लात मारकर बाहर भगा दिया जा रहा है। सबसे पहले तो मुझे ये सोचना होगा कि यहाँ से जाने के बाद मुझे किस तरीके से सर्वाइव करना है। और उनकी बातें ध्यान से सुनने लगता है और एक भी जवाब नहीं देता और अपनी आंखें बंद कर थोड़ा सोचता है। और इनकी इतनी ज्यादा पकाऊ बातें सुनने के बाद उन से क्या लगता है अच्छा ठीक है तुम लोग चाहते हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, ठीक है मैं यहाँ से चला जाऊंगा अपने घर पर वापस। और बिना किसी रिएक्शन के जब ये बात जिनको पता चलती है तो कुछ उसे ये बात हजम नहीं होती और वो शेनलांग की वाइफ का हाथ पकड़कर वहां से जाने लगता है और उससे कहने लगता है कि तुम आधे घंटे के अंदर यहाँ से भाग जाओ। अगर तुम मुझे आधे घंटे के बाद इस घर के अंदर मिले तो तुम्हें इसका परिणाम तुम्हें खुद भुगतने पड़ेंगे, समझ जाओ मेरी बात। और उसकी वाइफ भी बेकार लुक बनाकर दिखाकर उसे चली जाती है। भाई साहब कितनी क्या ही बोलूं भाई, जितना बोलो उतना कम है चुड़ैल के लिए, ये भूतनी की है और कुछ नहीं। और वह वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमें अरे एमसी को दिखाया था वह उन दोनों को वहां से जाते हुए देखता है। तभी नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों को वहां से जाने के बाद वो कहीं खुश हो जाता है और एकदम से स्माइल मारता है क्योंकि भाई पुराना ओनर नहीं है, ये नया बंदा है, इस बॉडी का एक नया ओनर है। तो उसे घंटा वक्त नहीं पड़ने वाला कि इसकी वाइफ छोड़ के जाने, इसकी वाइफ नहीं है कह सकते हो क्योंकि दूसरी सोल है ना इस बॉडी के अंदर, तो अब ये नई वाइफ ढूंढेगा अपने लिए। भाई यही जिंदगी है। और वो कभी जोश में आ जाता है और वो इधर उधर कूदना चालू कर देता है और बार बार अपने चेहरे को देखने लगता है कि आखिरकार मैं कितना हैंडसम हूँ भाई, कितना हैंडसम हूँ। और भाई इतना निहारता है कि निहारता ही रहता है अपने आप को और कहने लगता है कि तुम्हें मुझे यहाँ से भगाने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से खुद ही चला जाऊंगा जब तक मेरे पास इतना ज्यादा हैंडसम चेहरा है। तो मेरे लिए एक नई वाइफ ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं होगी और बिना किसी परेशानी के मैं इस हैंडसम चेहरे के साथ एक अच्छी सी सुंदर सी कन्या के साथ विवाह कर लूंगा। और जब वह अपने बालों को बांधने में लगाया
होता है तब बाहर से कुछ लोग बातें करते हुए गुजर रहे होते हैं। उनकी बातें हमारा एमसी सुन लेता है, जहाँ पर लोग कह रहे होते हैं कि हमें जल्द से जल्द यहाँ की सफाई करनी होगी, क्योंकि वेडिंग का जो समय है वो जल्दी आने वाला है और सब कुछ जल्द से जल्द तैयार करना होगा। और ये सारी की सारी बातें जिन कहने में लगा हुआ है जू से। और तभी जो मिस जू होती है वो जिन से कहने में लगी हुई होती है कि जो गोल्डन मूलान है अर्ल वुआनवू के, वह भी उनको भी हमने इनवाइट किया है। तो गाइस मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, वुआनवू एक जगह का नाम है और अर्ल एक टाइटल है और गोल्डन मूलान एक क्लैन है। तो गाइस समझ गए ना आप। यहाँ पर वे आपस में कहते हुए कह रही होती है, क्या तुमने सुना है कि जो लड़की यहाँ पर आने वाली है वह काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है, ऐसा रूमर है, और बहुत ज्यादा पावरफुल भी है। तभी दूसरा बंदा वो कहने लगता है, आई मीन जो मिस जू होती है वो कहती है, मैंने ये भी सुना है कि वह लड़की बहुत ज्यादा एरोगेंट है, जो कि पार्टीज को बिल्कुल भी अटेंड नहीं करती है और अपने इच्छा अनुसार चलती है। तभी जिन कहने लगता है कि उसकी जो फैमिली है वो 100 सालों से बहुत ज्यादा अमीर है और काफी ज्यादा बड़ी और पावरफुल फैमिली थी, तो जाहिर सी बात है कि वो लोग तो एरोगेंट होंगे इतने ज्यादा। तभी जू भी उससे कहने लगती है, हाँ तुम्हारी बात भी सही है। और ये सारी की सारी जो बातें होती हैं वो हमारा एमसी सारी सुन लेता है और एकदम से काफी ज्यादा सीरियस चेहरा बनाता है और कहने लगता है, ब्यूटीफुल, पावरफुल और बहुत ज्यादा अमीर, यही लड़की मेरी वाइफ बनेगी अब तो। भाई तो अब तो अपने एमसी ने ठान लिया है कि इस लौंडिया को अपना वाइफ बनाना है। इसके पास पैसा भी है, पावर भी है और ताकत भी है। और बात करें इस जू फैमिली को, हाँ इसको तो मैं फ्यूचर में देख लूंगा और अपना बदला जरूर लेकर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसी तरीके से कुछ देर बाद इसको लात देकर बाहर भगा दिया जाता है जू फैमिली से। भाई की क्या किस्मत है, भाई क्या किस्मत है, लात देकर भगा दिया इसको। और जैसे ही लात देकर भगा जाता है कि जो हमारा जो एमसी होता है वो डायरेक्टली जाकर जमीन पर गिर जाता है और काफी ज्यादा पेन भी होता है। और वहाँ पर जितने भी गार्ड्स होते हैं वे सभी के सभी लोग ये सब देख रहे होते हैं। और हमारा जो एमसी होता है वो बाहर जाने के बाद पीछे मुड़कर अपनी तिरछी निगाहों से देखता है और मन में सोचते क्या लगता है कि ये लोग मुझे इस तरीके से लात मारकर बाहर भगा रहे हो जैसे कि मैं इनका कोई रैंडम सर्वेंट हूँ। और उसके पास एक आईने के अलावा कुछ भी मौजूद नहीं है और इसके जो कपड़े होते हैं वो भी उसे फटे पुराने भिखारियों वाले कपड़े दे दिए जाते हैं। और वो उस आईने में देखने के बाद कहने लगता है, मेरा जैसा सर्वेंट कभी भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि मैं इतना ज्यादा हैंडसम जो हूँ। भाई अभी भी अपने चेहरे को देखे जा रहा है बंदा। और वह वहां से जाने लगता है और कहता है मन में सोचते हो, यहाँ पर मुझे थोड़ी सी ठंड लगने में लगी हुई है, ये मेरे लिए ज्यादा बेटर होगा कि मैं जितना जल्दी हो सकूं उतना जल्दी घर पर पहुंच जाऊं। और उसको जाते हुए किसी बंदे को हमें दिखाया जाता है जो कि उसके जाते हुए देखने में लगा हुआ है। यहाँ पर जो अंकल होते हैं वो अपने बटलर से कहने में लगे हुए हैं। तो गाइस मैं इसको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ कि ये जू फैमिली का हेड है और लीडर, उस जू क्वान का फादर। और वो अपने बटलर से कहने में लगा है कि जो हमारे सारे अरेंजमेंट है वो रेडी हो गए क्या। और उसका बटलर कह देता है, जी मास्टर सब कुछ तैयार है। तभी जो जू क्वान है वो अपने फादर के पास आती है और उससे कहने लगती है, लेकिन फादर मैं आपसे ये बात कहना चाहती हूँ, अगर हमने इसे आज और अभी यहीं पर मार दिया तो इससे फ्यूचर में हमारी जो रेपुटेशन, जो मेरी जो रेपुटेशन है वो काफी ज्यादा अफेक्ट पड़ेगा इसका। और लोगों को ये बात पता भी चल जाएगी, हमने इसे बाहर निकालने के बाद आज ही मार दिया और हमने मारा, ये बात ही फैल जाएगी। ये बात सुनने के बाद उसका जो फादर होता है वह उससे कहने लगता है कि इस काम को हमें जल्द से जल्द खत्म करना होगा ताकि जो मिस्टर जिन है वह खुश रहे। और एक बात तुम हमेशा याद रखना, उस मिस्टर जिन की वाइफ बनने की जो अपॉर्चुनिटी तुम्हें मिली है तुम्हें उसको किसी भी प्रकार से गंवाना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें मिस्टर जिन की वाइफ बनना है। ये बात सुनने के बाद जो जू क्वान है वह भी रेडी हो जाती है इस बात से और एग्री होते हैं, उससे मान जाती है और कहती है, जी पिताजी। और इसी के साथ हमारा नाइट का सीन हो जाता है और नाइट में हमारे एमसी को एक जंगल से गुजरते हुए दिखाया जाता है और जाते हुए मन में सोचते हुए जा रहा होता है कि थोड़ा और चल लूं फिर मैं घर पर जल्द पहुंच जाऊंगा, बस मुझे चिंता है तो एक ही बात की। तभी हमें कुछ लोगों को वहाँ पर आते हुए दिखाया जाता है और बहुत ज्यादा बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स होते हैं, वह आते हैं और उससे कहते हैं, मिस्टर शैन आपको हमारे साथ चलना होगा। और काफी ज्यादा खतरनाक और काफी ज्यादा भयानक दिखने में लगे हुए हैं। ये बात देखने के बाद हमारा जो एमसी है वह भी काफी ज्यादा शॉक होता है। जब हमारा एमसी चारों तरफ नजर घुमाकर देखता है तो वह अपने आप को कई सारे लोगों से घिरा हुआ पाता है। तो मन में सोचते हैं उन सभी को देखने के बाद मन में सोचते क्या लगता है कि मैं इन सभी के सभी लोगों से फाइट नहीं कर सकता, तो मुझे कोई ना कोई युक्ति तो लगानी ही पड़ेगी, आइडिया ढूंढना ही पड़ेगा। तभी वहाँ पर जो बंदा उसे वहाँ पर लूटने के लिए या फिर मारने के लिए जो भी आया होता है वह उससे क्या लगता है कि हम नहीं चाहते कि हम तुम पर फोर्स करें, तो हम जो कहते हैं वो शांति से तुम मान जाओ, यही तुम्हारे लिए बेटर होगा। और तभी वह लोग हमारे एमसी को मिलकर बांध देते हैं काली पट्टी से, जैसे कारण वह कुछ भी बोल नहीं पा रहा होता, ना ही वह चिल्ला रहा है। और उसकी आंखों पर पट्टी बांधने के बाद उसे कहीं पर ले जाने लगते हैं वह लोग। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि हमारे एमसी की आंखों के ऊपर जो पट्टी बांधी गई थी उसे खोल दिया गया है। तभी एक बंदा कहने लगता है, बॉस हमने यहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद दिया है, जैसा कि आपने कहा था, चलो हम जल्द से जल्द इस काम को खत्म कर लेते हैं, यही हमारे लिए बेटर होगा। और तभी हमारा एमसी जैसे ही अपनी आंखों खोलकर देखता है तो वह देखता है कि उसके सामने कुछ लोग खड़े हुए हैं और उनके बीच में एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा गया है इनके द्वारा, जिसको देखने के बाद हमारा एमसी कहीं शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि मुझे इस दुनिया में आए हुए
1 दिन भी नहीं हुआ है और तो और मेरी वाइफ ने मुझे डिवोर्स भी दे दिया है और अब रात का समय आ चुका है, मुझे यहाँ पर जिंदा दफनाया जा रहा है, वो भी इन लोगों के द्वारा। तभी वहाँ पर उस ग्रुप का लीडर उसके पास आता है और अपने चमचों से कहने लगता है कि तुम एक बात का ख्याल रखना कि इसकी जो बॉडी है वो पूरी तरीके से जल जाए इसको गाड़ने से पहले। ये बात सुनने के बाद हमारे MC की आंखें बाहर निकल आती है शौक के मारे और कहने लगता है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तुम मुझे गाड़ने से पहले मेरे साथ ये सब करना चाहते हो और मुझे आग में जलाना चाहते हो, वो भी तब मैं जब जिंदा हूँ। तभी अचानक से हमारे जो MC होता है उसके दिमाग में कुछ होने लगता है और वो याद करने लगता है और मन में सोचते लगता है, जरा 1 मिनट रुको, ये बंदा जो बंदा मेरे सामने खड़ा हुआ है ओरिजिनल ओनर है जो कि इस बॉडी का, इस उसकी मेमोरीज में इसका कुछ ना कुछ तो है, मतलब जानता है कभी ना कभी किसी ना किसी प्रकार से। और तभी वह अपनी मेमोरीज में सर्च करने लगता है इस बंदे को और पता चलता है कि इसकी मेमोरीज जब हमारे MC को याद आता है और क्या लगता है मन में सोचते हुए, अब मुझे याद आया, इसका नाम तियान हैंग है और ये एक अंडरवर्ल्ड का लॉर्ड है और इसकी सारी की सारी जो डिटेल्स होती है वो कंप्यूटर के मैसेज के द्वारा उसको बता दी जाती है। और वो दूसरे मन में सोचते कह रहा लगता है कि अब ये यहाँ पर आ चुका है मुझे पर्सनली मारने के लिए, इसका मतलब ये हुआ कि अब सब कुछ खत्म मेरे लिए। तो तभी तियान हैंग शेंग के पास आता है और उससे कह लगता है कि मिस्टर शेंग मुझे माफ कर दीजिएगा और आप इस तरीके से ऑफेंड मत होना, मुझे जिस चीज जो काम करने के लिए पेड किया गया है मैं वही काम करने में लगा हुआ हूँ, तो आप नाराज मत होना। भाई उसकी तू मारने जा रहा है और तू कह रहा है उससे कि तू नाराज मत होना, क्या कमाल का बंदा है यार। जब त्यांगतेन मिस्टर शेंग की यानी कि हमारे MC की आंखों में देखता है तो वो किसी चीज को देखकर शॉक हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि जो हमारे MC की आंखें हैं वो हरी कलर की चमकने चालू हो जाती हैं और तियान उसकी तरफ आता है और उसकी मुंह कर खोलता है, पट्टी जो बंदी होती है उसे खोलने के बाद कह लगता है कि आखिरकार तुम मुझे इस तरीके से क्यों घूरे जा रहे हो। तभी हमारा MC उस विलन से कह लगता है यानी कि तियान हैंग से कह लगता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर एक निडल फंसी हुई है, अगर तुमने इस निडल को अपनी बॉडी से बाहर जल्द से जल्द नहीं निकाला तो तुम्हारी मौत पक्की है और तुम काफी ज्यादा भयानक खतरे में फंस जाओगे। ये जो निडल है वह अभी तुम्हारे लंग्स पर है लेकिन एक समय ऐसा अभी आएगा जब ये तुम्हारे ब्रेन तक पहुंच जाएगी, तब तुम्हारा मौत का दिन होगा। भाई मुझे ये समझ ना आया, जब लंग्स में है निडल तो भाई ब्रेन तक कैसे पहुंचेगी? और कह लगता है कि जो निडल है वो तो उसी कारण तुम्हारी मृत्यु होगी। ये बात सुनने के बाद जो हमारा हीरो की इस तरह की जब बात यह विलन सुनता है तो वो कभी शौक हो जाता है, उसके जो साथी होते हैं वह भी एक दूसरे को घूरना चालू कर देते हैं। और तभी तियान हैंग इस बात सुनने के बाद कभी तो गुस्सा होता है और मन में सोचते कह लगता है ये बात तो यहाँ तक कि मेरी वाइफ भी नहीं जानती है, तो आखिरकार इस छोटे से बंदे को इस बारे में कैसे पता है। और तभी वे हमारे MC के पास आता है और उससे कह लगता है कि यहाँ पर जितने भी लोग है वह लोग कहते हैं कि तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, लेकिन आज मुझे पता चला ऐसी कोई भी बात नहीं है। तभी हमारा MC उससे कह लगता है मैं तुम्हारी इस निडल को बाहर निकालने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर, अगर तुम मुझे यहाँ से जाने देती हो तो। तभी तियान हैंग उससे कह लगता है तुम यही तो चाहते हो कि मैं तुम्हारी जान बख्श दूं ताकि तुम इस निडल को बाहर निकालो, और तो और तुम ये भी जानना चाहते हो कि आखिरकार मुझे किसने पैसे दिए हैं तुम्हें मारने के लिए। ये बात सुनने के बाद हमारा MC उससे कह लगता है खैर ये गैस करना इतना हार्ड भी नहीं है मेरे लिए। ये बात सुनने के बाद विलन हंसने लगता है और खड़ा हो जाता है और एकदम डेविल वाली स्माइल मारता है और उससे कह लगता है मुझे माफ कर देना लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा नहीं जाने दे सकता। ये बात सुनने के बाद MC कभी शॉक हो जाता है और कह लगता है शिट, ये मुझे मारना पसंद करेगा यहाँ तक कि अपनी जान भी नहीं बचाना चाहता। और तभी वे सिचुएशन को एक्सप्लेन करता है और कह लगता है कि तुम्हारा जो छोटा ब्रदर है उसने 3 मंथ पहले मुझसे 5 गोल्ड कॉइन लिए थे और उसका जो ब्याज है वह अब उसको मिलाकर 100 गोल्ड कॉइन्स पहुंच चुका है, और मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए मार रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी फैमिली ने जो कर्ज मुझसे लिया था वह नहीं चुकाया है। जब ये बात शेन लांग को पता चलती है तब उसकी मेमोरीज वापस से याद आती है और तो याद आता है कि 3 मंथ पहले क्या हुआ था, और वो उस समय की बात है जब शेन लांग ने जू फैमिली को ज्वाइन किया था। और उसके ज्वाइन करने के बाद शेन लांग के जो फादर थे वे जू फैमिली के पास गए और वहाँ पर बहुत ज्यादा भब्बर मचाया, जैसे कारण जो जू फैमिली के गार्ड से उनके द्वारा उसके फादर को बुरी तरीके से पीट दिया गया और बाहर लात मारकर बाहर निकाल दिया गया। और ये बात को याद करते हुए मन में सोचते क्या लगता है शायद मेरे फादर को उस समय पर काफी ज्यादा चोट आई थी, इसलिए उन्होंने कुछ पैसे उधार लिए थे ताकि वे उनका ट्रीटमेंट कर सके। इस बॉडी का जो ओरिजिनल ओनर है वो वाकई में एक नंबर का बेवकूफ और एक नंबर का कचड़ा है, जो कि एक ऐसी लड़की के प्यार में पड़ा जो कि एक नंबर की डेविल है जिसका नाम मिस जू है। यहाँ तक कि उसके प्यार के चक्कर में इसने अपने पेरेंट्स को भी इग्नोर कर दिया। आखिरकार मैं इस सिचुएशन से किस तरीके से बाहर निकलूं? ये बात सुनने के बाद जो MC होता है वो काफी शौक और घबरा रहा होता है। तभी विलन उसके पास आता है तियान हैंग और उससे कह लगता है कि तुम्हें इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे जो फैमिली मेंबर्स है वह जल्दी तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। ये बात सुनने के बाद उसकी जो मेमोरीज होती है वो वापस से MC के दिमाग में आना चालू हो जाती है और वो अपनी फैमिली मेंबर्स को याद करने लगता है और उसको सोचते हुए काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और काफी ज्यादा इमोशनल होने लगता है और कह लगता है जबकि तुम्हारे ब्रदर ने मुझसे उधार लिया था तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं जलाने वाला। और वह अपने चमचे से कह लगता है इसके बदले मैं तुम्हारा सारा धड़ से अलग कर दूंगा, और चमचे को ऑर्डर दे लगता है और वह चमचा अपनी स्वॉर्ड को उठाता है ताकि वे उसके सर को काट सके। और उसका चमचा से कह लगता है मुझे माफ कर देना, खैर नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अपनी स्वॉर्ड डायरेक्टली शेन लांग के सर को काटने के लिए बढ़ाने लगता है। और जैसे ही उसकी स्वॉर्ड उसकी गर्दन तक पहुंचने वाली होती है तभी शेन लांग चिल्लाता है और उससे कह लगता है जरा 1 मिनट रुको, तुम्हारा
जो 100 कॉइन से अगर तुम मुझे मार देते हो तुम्हें वह नहीं मिल पाएंगे, और अगर तुम मुझे यहाँ पर जिंदा छोड़ देते हो तो उसके बदले में मैं तुम्हें 1000 कॉइन दूंगा, यानी कि 1000 गोल्ड कॉइन दूंगा। ये बात सुनने के बाद जो चमचा होता है वो अपनी स्वॉर्ड को वहीं पर रोक जाता है और सभी के सभी लोग वहाँ पर शांति से खड़े और सुन रहे होते उसकी बातें, और चिल्लाकर उन सभी से कहने लगता है कि 3 दिन के अंदर अंदर मैं तुम्हें 100 गोल्ड कॉइन के बदले में 1000 गोल्ड कॉइन दूंगा। ये बात सुनने के बाद सभी के सभी लोग तो शौक हो जाते हैं और वहाँ पर सन्नाटा सा छा जाता है और सबके मन में लालच आ जाता है। और तभी त्याने उसके पास आता है और उससे लगता है अच्छा 3 दिन, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें 3 दिन देता हूँ ताकि तुम मुझे 1000 गोल्ड कॉइन दे सको, और 3 दिन के अलावा अगर एक पल भी उससे ज्यादा हुआ तो मैं तुम्हें वहीं पर मार दूंगा। और तभी ये बात सुनने के बाद शेरलांग मन में सोचते सोचते हुए कहने लगता है कि मुझे मारने के लिए इतना ज्यादा उत्सुक क्यों हो रहा है और इतनी ज्यादा जल्दबाजी क्यों करने में लगा हुआ है। सिर्फ 3 दिन तो मांगने में लगा हुआ हूँ, तुम्हें इतनी ज्यादा जल्दबाजी क्यों करने में लगी हुई है। और कहता है कि जो जू फैमिली है उन्होंने शेरलांग को मारने के लिए इस बंदे को 100 गोल्ड कॉइन्स दिए हुए हैं, और तभी विलन के द्वारा उसे 3 दिन दे दिए जाते हैं। तभी शेरलांग उससे कहने लगता है, जाने कि हमारा एमसी उस विलन से कहने लगता है अच्छा ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ इस बात का। और उसका जो बॉस होता है वो उससे कहने लगता है कि तुम इसे छोड़ सकते हो। तभी जो शेरलांग होता है वो अपनी उंगली को काटता है और एक छोटा सा कपड़ा फाड़ता है और उस कपड़े पर अपने खून से लिखना चालू कर देता है जो कि उसके अंगूठे से निकलने में लगा हुआ है। ये सब देखते हुए जो विलन होता है वह उससे कहने लगता है कि तुम थोड़ा जल्दी नहीं कर सकते हो क्या, तुम एक नंबर के बेवकूफ हो। और ये जो चीज होती है वो हमारे एमसी के लिए काफी ज्यादा शर्मनाक होती है क्योंकि इसने अपनी पिछली लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तभी विलन वापस से उसे धमकाता है और उससे कहने लगता है कि तुम एक बात याद रखना, अगर तुमने 3 दिन के अंदर अंदर मुझे 1000 गोल्ड कॉइन वापस नहीं दिए तो मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। और तभी वे अपने नंबर 13 और 14 सबऑर्डिनेट्स को उसके पास बुलाता है और उनसे कहने लगता है कि तुम लोग शेरलांग को लेकर उसके घर पर जाओ और इसके साथ बने रहना 3 दिन के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए 3 दिन के अंदर अंदर इसका बिल्कुल भी साथ मत छोड़ना। और तभी वहाँ पर 2 चमचे आ जाते हैं और शेरलांग की तरफ बढ़ने लगते हैं और इसी तरीके से वहाँ पर उसकी मृत्यु का जो कार्यक्रम होता है वो टल जाता है और हमें शेरलांग को वहाँ पर जाते हुए दिखाया जाता है और वे दोनों को दोनों से उसका पीछा करने में लगे हुए जो कि त्यांग हेंग के द्वारा छोड़े गए थे इसके पीछे। और वो उस मूवमेंट को याद करते हुए घर पर जा रहा होता है। यहाँ पर विलन ने उससे कहा था कि 3 दिन के अंदर अंदर तुम्हें 1000 गोल्ड कॉइन मुझे वापस करने होंगे वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। और शेरलांग मन में सोचते क्या लगता है कि यहाँ पर कोई ऐसा तरीका है कि मैं 3 दिन के अंदर अंदर 1000 गोल्ड कॉइन फटाफट से कमा लूं। और इसी सोच के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये पार्ट आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर हमारी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और गाइस हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचते रहे। और कमेंट कर अपना फीडबैक जरूर देना। तो नेक्स्ट एपिसोड में हमें पता चलने वाला है कि आखिरकार ये किस प्रकार से और किस तरीके से 1000 गोल्ड कॉइन्स कमाता है, क्या ये मारा जाएगा या फिर बच जाएगा, ये सब तो आपको आगे चलकर ही पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, सी यू, साइनिंग आउट।